Hello students, welcome back. This is part 2 of chapter 3 Nutrition in Animals. प्रीवियस वीडियो में हम पढ़ रहे थे डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन में कौन कौन से पार्ट्स जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो पहले वाली वीडियो में हमने कवर किया था ऑरल कैविटी, माउथ और बक्कल कैविटी के बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था टीथ कितनी तरह के होते हैं और बक्कल कैविटी में जो है वो टंग भी प्रेजेंट होती है। तो हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। इससे हमने आगे पढ़ना है यहाँ पे स्वीट्स एंड टूथ डिके, कि दांतों का सड़ना जब हम ज़्यादा स्वीट्स खाते हैं या ज़्यादा चॉकलेट्स या शुगरली सब्सटेंसेस जब हम कंज्यूम करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे दांतों में भी जो है वो डिके, दांत जो है वो सड़ने लग जाते हैं। अगर हम दांतों की सफाई ना रखें तो हमारे दांत जो है वो सड़ने लग जाते हैं। इसी टॉपिक को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, स्वीट्स एंड टूथ डिके। Let us start. Normally, bacteria are present in our mouth, but they are not harmful to us. Normally, bacteria जो है वो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वो हमारे लिए जो है वो हार्मफुल नहीं होते। However, if we do not clean our teeth, लेकिन अगर हम अपने दांतों को साफ ना करें, if we do not clean our teeth, then what will happen? If we do not clean our teeth and mouth after eating, अगर खाना खाने के बाद हम अपने माउथ को या टीथ को क्लीन नहीं करते, then what happen? Many harmful bacteria also begin to live and grow in it. बहुत से हार्मफुल जो बैक्टीरिया हैं वो भी क्या हो जाते हैं, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं और begin to live and grow in it. Many harmful bacteria also begin to live and grow in it. तो बहुत से हार्मफुल बैक्टीरिया भी जो है वो यहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देते हैं। These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? These bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids. ये बैक्टीरिया जो लेफ्ट ओवर फूड हमारे दांतों में और मुंह में रह जाता है उसमें जो शुगर प्रेजेंट होती है उसे ब्रेक डाउन करते हैं और एसिड रिलीज करते हैं। और एसिड का क्या इफेक्ट होता है? द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ। एसिड धीरे धीरे दांतों को डैमेज कर देता है और इसी को हम क्या कहते हैं? टूथ डिके। हमारे दांत जो है वो सड़ने लग जाते हैं। इफ़ इट इज़ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, अगर इसका समय पर इलाज ना किया जाए, इट कॉजेज सीवियर टूथएक, तो दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो सकती है। एंड इन एक्सट्रीम केसेस रिजल्ट्स इन टूथ लॉस, और ज़्यादा एक्सट्रीम अगर प्रॉब्लम बढ़ जाए, ज़्यादा सीरियस अगर प्रॉब्लम हो जाए तो उस केस में टूथ का लॉस भी हो सकता है। चॉकलेट्स, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट्स आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। तो दांतों के सड़ने का मेजर कारण क्या है? ज़्यादा चॉकलेट्स खाना, स्वीट्स खाना, सॉफ्ट ड्रिंक्स लेना और शुगरी प्रोडक्ट्स को लेना, इसकी वजह से दांत जो है वो जल्दी जो है वो सड़ने लग जाते हैं अगर हम उन्हें प्रॉपर तरह वे से क्लीन नहीं करते। नेक्स्ट आपको यहाँ पे बताया गया है, देयरफॉर वन शुड क्लीन द टीथ। इसलिए क्या करना चाहिए हमें? One should clean the teeth with a brush or दातुन and dental floss at least twice a day and rinse the mouth after every meal. तो हमें अपने दांतों को ब्रश से या फिर दातुन से या फिर डेंटल फ्लॉस से। डेंटल फ्लॉस क्या होता है? ये एक स्पेशल स्ट्रॉन्ग थ्रेड होता है जो कि दांतों के बीच में मूव किया जाता है ताकि दांतों के अंदर से जो खाना, फूड के पार्टिकल्स जो फंसे हुए होते हैं उनको निकाला जा सके। तो इनका यूज़ करके हम दांतों को क्लीन कर सकते हैं। हमें एटलीस्ट दिन में जो है वो दो बार 2 टाइम्स जो है वो ब्रश करना चाहिए एंड रिंस द माउथ आफ्टर एवरी मील। और हर एक मील के बाद हमें अपने मुंह को क्या करना चाहिए? रिंस करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए हर एक मील के बाद, ठीक है। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ। और हमें अपने मुंह में गंदे डर्टी फिंगर्स या अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं डालने चाहिए, जिससे हमारे दांत जो है वो ठीक रहे, हेल्दी रहे और वो ख़राब ना हो, जल्दी उनमें डिके ना हो। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपको शो भी किया गया है
ये आपको तीर दिखाए गए हैं, ग्रेजुअल डिके ऑफ टूथ, धीरे धीरे करके जो दांत है यहाँ पे उसका डिके हो रहा है, वो सड़ रहे हैं। देखो यहाँ पे जो ब्रेक हो रहा है, ये दांत जो है वो डिके हो रहे हैं। तो ये आपको यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है, समटाइम्स व्हेन यू ईट इन ए हरी, टॉक और लाफ व्हाइल ईटिंग, यू मे कफ, गेट हिकअप्स और चोकिंग सेंसेशंस। कई बार क्या होता है, हम खाना खाते हुए जल्दी जल्दी में खाना खा रहे होते हैं या बातें करने लग जाते हैं या हंसते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, हमें कफ, खांसी आने लग जाती है या हिचकी आने लग जाती है या हमारा दम जो है वो घुटने लग जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो हमारी विंड पाइप में चले जाते हैं, सांस की नली में चले जाते हैं। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल्स टू द लंग्स। विंड पाइप क्या करती है, हवा को नॉस्ट्रिल से लंग्स में लेके जाती है। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, ये फूड पाइप के साथ साथ जो है वो होती है। बट इनसाइड द थ्रोट, गले के अंदर क्या होता है, एयर और फूड जो है उनका कॉमन पैसेज होता है। एयर भी वहीं से पास होती है और फूड भी वहीं से पास होता है। देन हाउ इज़ फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? तब जो फूड है वो विंड पाइप में एंटर क्यों नहीं करता? क्योंकि विंड पाइप और फूड पाइप दोनों ही साथ साथ होते हैं और दोनों का ही गले में जो है वो एयर और फूड दोनों का कॉमन पैसेज होता है, लेकिन जो फूड है वो विंड पाइप में नहीं जाता और फूड पाइप में से ही पास होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ स्वेलोइंग, जब हम खाने को, फूड को स्वेलो करते हैं तो एक फ्लैप लाइक वॉल्व होता है जिसको हम एपिग्लॉटिस कहते हैं। वो क्या करता है, वो पैसेज को, विंड पाइप के पैसेज को क्लोज कर देता है। तो वो जो फ्लैप लाइक वॉल्व लगा होता है वो विंड पाइप को क्लोज कर देता है एंड गाइड द फूड इनटू द फूड पाइप, और फूड जो है वो कहाँ से पास होता है, फूड पाइप से पास होता है। तो इस तरह से जो है खाना जो है वो विंड पाइप में एंटर नहीं करता और फूड पाइप में जाता है। अगर बाय चांस हम अगर बातें कर रहे होते हैं खाना खाते खाते या जल्दी में खाते हैं, तो बाय चांस फूड के पार्टिकल्स अगर विंड पाइप में एंटर कर भी जाते हैं तो उस वक्त हमें क्या होता है, फिर चोकिंग फील होती है कि जैसे हमारा दम घुट रहा है, हमें हिकअप्स, हिचकी आने लग जाती है या फिर खांसी आती है और वो फूड पार्टिकल्स जो है वो उसको बाहर थ्रो कर देती है उस, और हम क्या हो जाते हैं, सेफ हो जाते हैं। अदरवाइज अगर पार्टिकल जो है फूड के वो विंड पाइप में चले जाएं तो फिर हमारा सांस लेना भी क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका टॉपिक था यहाँ पे, स्वीट एंड टूथ डिके। नेक्स्ट है आगे यहाँ पे आपको एक्टिविटी दी हुई है जिसमें एक्टिविटी 2.4 है, जिसमें आपने बताना है, एक सैम्पल प्रिपेयर करना है जिसमें आपने सेपरेट सैम्पल लेने हैं, शुगर सॉल्यूशन लेना है, कॉमन साल्ट का सॉल्यूशन लेना है, लेमन जूस लेना है और जूस क्रश्ड ऑफ नीम लीफ, या तो नीम लीफ का जूस लेना है या फिर बिटर गॉर्ड या फिर करेलों का जो है वो जूस लेना है। तो आपने क्या करना है, एक टूथपिक लेना है क्लीन, और उससे क्लीन टूथपिक से क्या करना है, ये सारे सैंपल्स एक एक करके लेने हैं और अपने टंग के डिफरेंट रीजन्स पर इनको रखना है, डिफरेंट एरियाज ऑफ द टंग एज शोन इन फिगर 2.6, एंड एवरी टाइम यूज़ अ न्यू टूथपिक फॉर ईच सैम्पल। तो हर सैंपल के लिए आपने एक नया टूथपिक लेना है और इन सैंपल्स को अपनी टंग के डिफरेंट एरियाज़ में रखना है, और आपने ये देखने की कोशिश करनी है कि ये डिटेक्ट करना है कि टंग के किस एरिया से आपको स्वीट टेस्ट आता है और कहाँ पे साल्टी टेस्ट आता है, कहाँ सॉर है, खट्टा टेस्ट है, और कहाँ पे बिटर, कड़वा टेस्ट आपको टंग में फील हो रहा है। ये आपने जानने की कोशिश करनी है इस एक्टिविटी में। तो आप क्या देखेंगे, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी कि आप ये देखेंगे, आपको टंग का डायग्राम दिखाया गया है। जब आप इस तरह से ये एक्टिविटी करेंगे तो आप देखेंगे जब आप टंग की टिप पर, इस वाले पोर्शन पे जो है वो सैंपल रखते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे स्वीट टेस्ट आएगा, तो ये जो है वो स्वीट टेस्ट लगेगा। और अगर आप साइड पे थोड़ा सा इसके रखते हैं सैंपल, तो यहाँ पे आपको साल्टी टेस्ट आएगा, और इससे पीछे की तरफ जो है वो आपको यहाँ पे सॉर टेस्ट आएगा। तो यहाँ पे और बिल्कुल बैक साइड पे जो है वो आपको बिटर टेस्ट फील होगा। तो मतलब यहाँ टंग के ऊपर क्या होते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं, बिल्कुल टिप पर जो है वो स्वीट टेस्ट के टेस्ट बड्स होते हैं, और उसके पीछे सॉल्टी एंड देन सोर, और बिल्कुल पीछे बैक की तरफ जो है वो बिटर टेस्ट आता है। आपने नोट किया होगा जब कभी आप मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो आपको पहले तो जब आप टंग के फ्रंट में रखेंगे तो आपको मेडिसिन का कोई टेस्ट नहीं पता चलता, लेकिन जब आप उसे स्वेलो करते हैं तो आपको बिल्कुल कड़वा सा बिटर टेस्ट जो है वो पीछे की तरफ, बिल्कुल टंग के पीछे बैक साइड की तरफ जो है वो आपको फील होता है। वो इसलिए फील होता है क्योंकि टंग की ये बैक साइड पे ही क्या है, बिटर टेस्ट बड्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, वो और उस बिटर टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। तो ये जो था टंग का डायग्राम, जो आपने लोअर क्लासेस में भी पढ़ा है, तो यहाँ पे जो है टेस्ट बड्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं।
नेक्स्ट आपको, ये तो था बक्कल कैविटी और माउथ के बारे में, और नेक्स्ट हमने पढ़ना है फूड पाइप और ईसोफेगस के बारे में। अब फूड पाइप जो है आपको यहाँ पे दिखाई भी हुई है, और अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम देखें, अगर यहाँ पे आपको पूरा डायग्राम, अगर आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा डायग्राम आपको शो किया गया है तो आप उसमें देखें, यहाँ पे आपको दिखाया गया है इस तरह से। तो ये मैं आपको बता रही थी बक्कल कैविटी के बारे में। तो यहाँ पे हमने ये डायग्राम आपको शो किया गया है, ठीक है। तो ये आपको मैंने आपको बताया था यहाँ पे बक्कल कैविटी के बारे में, क्योंकि जो डाइजेशन होती है, ह्यूमन डाइजेशन, वो बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि बक्कल कैविटी में सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो हम फूड खाते हैं उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसको ये ग्लैंड्स जो हैं इस एंजाइम सिक्रीट करते हैं। तो वो एंजाइम जो है उस कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो डाइजेशन जो है वो एक्चुअली में बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाती है, और हमारे माउथ से ही कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन जो है वो शुरू हो जाता है। उसके बाद जो फूड के पार्टिकल्स हैं वो ईसोफेगस, इसको हम फूड पाइप कहते हैं, यहाँ से पास होते हैं। यहाँ से जब फूड पास होता है तो सिंपली जो फूड है वो पुश होता है ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड ड्यू टू मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप। फूड पाइप की वॉल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, और उससे जो फूड है रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो फूड है वो आगे की तरफ पुश होता है, और फिर कहाँ पहुँच जाता है? स्टमक में पहुँच जाता है। तो ये फूड पाइप का काम होता है फूड को बक्कल कैविटी से स्टमक तक पहुंचाना। और ये स्टमक जो है वो एक तरह से आप देख रहे हो इस डायग्राम में, ये जे शेप कह सकते हो आप इसे, या सी शेप कह सकते हो, इस तरह का ये मस्कुलर जो है वो बैग है। तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये आपको ये ऑर्गन्स दिखाए गए हैं इस डायग्राम में, ये डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाया गया है, जिसमें पूरे ये जो ऑर्गन्स हैं, ये स्टमक आपको दिखाया गया है, दिस इज़ लीवर, आपको ये लीवर दिखाया गया है, और यहाँ पे गाल ब्लैडर भी दिखाया गया है, दिस इज़ पेनक्रियाज जो कि क्रीम शेप का होता है, इसके बारे में हम डिटेल में अभी डिस्कस करेंगे। एंड देन दिस इज़ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड दिस इज़ लार्ज इंटेस्टाइन, दिस पोर्शन जहाँ पे फूड स्टोर होता है, एंड में अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जहाँ स्टोर होता है जिसको रेक्टम बोलते हैं, और देन एनस। तो पूरी ये एक एलिमेंट्री कनाल जा रही है पूरी, जो कि बक्कल कैविटी से शुरू होके पूरा कहाँ तक जा रही है? एनस तक जा रही है। तो इसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कनाल, एक पूरी ट्यूब जा रही है ये, और इसमें आगे फूड किस तरह से किस ऑर्गन में जाता है इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हमने आगे पढ़ना है फूड पाइप के बारे में। हमने अभी समझा कि किस तरह से खाना जो है वो फूड, ये आपको दिखाया भी हुआ है यहाँ पे, और फिर मूवमेंट ऑफ द फूड इन द ईसोफेगस ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। उसके बाद फूड जो है वो स्टमक में जाता है। तो यहाँ पे हम स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक, द स्टमक इज़ ए थिक वॉल बैग, थिक वॉल बैग है, इट्स शेप इज़ लाइक ए फ्लैट एंड जे, इसकी शेप जे की तरह है, एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, और ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा पार्ट है। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड, एक एंड से तो ये फूड पाइप से फूड रिसीव करता है, एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन्स एट द अदर, और दूसरे एंड पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके ओपन होता है। द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक सिक्रेट्स म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो स्टमक की जो अंदर की जो वॉल्स होती है, लाइनिंग होती है, वो सिक्रीट करते हैं, म्यूकस सिक्रीट करती है वो वॉल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करती है, और डाइजेस्टिव जूसेस जो है वो सिक्रीट करती है। अब म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस का फंक्शन क्या होता है? म्यूकस क्या करता है? स्टमक की लाइनिंग को, जो इनर लाइनिंग होती है, उसको प्रोटेक्शन देता है एसिड से, क्योंकि स्टमक के अंदर जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है। इन केस एसिड अगर ज़्यादा हो जाए तो उससे क्या होता है? स्टमक की लाइनिंग भी जो है वो डैमेज हो सकती है। तो इसलिए म्यूकस स्टमक की लाइनिंग में प्रेजेंट होने की वजह से स्टमक की लाइनिंग को वो प्रोटेक्ट करता है। और एसिड क्या करता है स्टमक में? एसिड जो बैक्टीरिया फूड के साथ एंटर कर जाते हैं स्टमक में, उनको किल करता है। तो ये एसिड का फंक्शन होता है कि एसिड जो है वो स्टमक में जो बैक्टीरिया फूड के साथ चले जाते हैं तो उनको क्या करता है? ये किल करता है, और मीडियम को एसिडिक भी बनाता है इन द स्टमक, एंड हेल्प्स द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और डाइजेस्टिव जूस भी एसिडिक मीडियम में ठीक से जो है वो एक्ट कर पाते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूस क्या करते हैं? प्रोटीन्स को, जो फूड में प्रोटीन प्रेजेंट होता है, उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देते हैं।
उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट ऑर्गन स्मॉल इंटेस्टाइन। फूड जो है वो स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो हाईली कॉइल्ड होती है, बिल्कुल कॉइल कलर की स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होती है। आपने देखा भी अभी डायग्राम में आपने देखा कि किस तरह से बहुत एक छोटे से स्पेस में हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो है वो आई होती है। एंड इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। इसकी लेंथ जो है वो 7.5 मीटर होती है। और इसमें जो है वो लीवर ग्लैंड प्रेजेंट है जो कि स्टमक के फ्रंट में प्रेजेंट है, और पेनक्रियाज भी जो है वो ग्लैंड्स हैं जो कि स्टमक के नीचे की तरफ प्रेजेंट हैं। तो ये सिक्रीट करते हैं। लीवर जो है वो बाइल जूस सिक्रीट करता है, और पेनक्रियाज जो है वो पेनक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रीट करता है। तो ये सारे जूसेस जो हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। इट रिसीव सिक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड द पेनक्रियाज। बिसाइड्स द वॉल आल्सो सिक्रीट्स जूसेस। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल भी जो है वो जूसेस सिक्रीट्स करती है, जिसको हम इंटेस्टाइनल जूसेस बोलते हैं। तो लीवर जो है वो किस तरह का होता है, वो रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है जो कि राइट साइड पे सिचुएटेड है एब्डोमेन के, सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड पे जो है वो स्टमक के बिल्कुल सामने सिचुएटेड है। एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। ये बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पुट किया जाता है, नेम द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो आपका आंसर होता है लीवर। लीवर कौन सा जूस सिक्रेट करता है, बाइल जूस। और ये बाइल जूस जो है वो कहाँ पे जाके स्टोर होता है, वो लीवर में ही गाल ब्लैडर प्रेजेंट होता है, जहाँ पे जाके बाइल जूस जो है वो स्टोर हो जाता है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स। तो बाइल क्या करता है, फैट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। उसके बाद नेक्स्ट है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज भी जो है वो ग्लैंड है जो कि प्रेजेंट है स्टमक के बिलो। द पेनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। स्टमक के नीचे प्रेजेंट है ये। द पेनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंजेस देम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। तो जो पेनक्रियाटिक जूस है वो कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करता है, फैट्स पे, प्रोटीन्स पे, इन सबको जो है वो सिंपल फॉर्म में जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो मैंने आपको डायग्राम दिखाया था जिसमें मैंने आपको लीवर बताया था। आप बुक में डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देखिए, उसमें लीवर भी बना हुआ है और पेनक्रियाज भी बना हुआ है। आप वहाँ पे उसको चेक कर सकते हैं उनकी पोजीशन क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बताया गया है जो पार्टली डाइजेस्टेड फूड होता है नाउ रीचेज द लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब वो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुंच जाता है, वेयर द इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट्स द डाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड। जहाँ से इंटेस्टाइनल जूस जो है वो इस डाइजेशन को कंप्लीट कर देते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक हो जाता है शुगर में, सिंपल शुगर में, ग्लूकोज में, और फैट्स जो है वो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाते हैं। प्रोटीन्स जो है वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये डाइजेशन का प्रोसेस स्मॉल इंटेस्टाइन में आके कंप्लीट हो जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पुट किया जाता है कि डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है। तो वो माउथ या बक्कल कैविटी से स्टार्ट होती है, और कंप्लीट कहाँ पे हो रहा है डाइजेशन का प्रोसेस, स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन तक आते आते कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स जो है वो सिंपलर सब्सटेंसेस में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे आ रहा है कि एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये जो सिंपलर फॉर्म में फूड कन्वर्ट हो गया है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब भी होता है। इसके लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट्स होती हैं जिसको हम कहते हैं विल्ली। तो एब्जॉर्प्शन क्या है, द डाइजेस्टिव फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन की वॉल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहाँ पे ये फूड जो है डाइजेस्टेड फूड वो पास चला जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। और इनर वॉल्स जो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उनमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होती हैं। जिस तरह से हमारी फिंगर्स होती हैं उसी तरह की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, और थाउजेंड्स ऑफ स्ट्रक्चर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं विल्ली। और इनका फंक्शन क्या होता है, इनका काम क्या होता है, ये क्या करती हैं, ये एब्जॉर्प्शन फूड को, डाइजेस्टिव फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देती हैं। The villi increase the surface area for absorption of the digested food। जब सरफेस बढ़ जाएगा डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्ब होने का तो एब्जॉर्प्शन जो है वो ईजिली हो जाएगी। ईच विलस हैज़ ए नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट सरफेस। हर विल्ली में जो है वो ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है जहाँ से डाइजेस्टिव फूड जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो ब्लड में चला जाता है। ठीक है, ब्लड में वो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है, और द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर transported through the blood vessels to different organs of the body where they are used to build complex substances such as the
प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। तो ये जो फूड एब्जॉर्ब होता है वो ब्लड में चला जाता है और ब्लड से उन ऑर्गन्स में चला जाता है जहाँ पे इसकी ज़रूरत होती है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। तो यही एब्जॉर्प्शन जो हुई है, एब्जॉर्ब हो गया जो फूड, वो आगे ब्लड में जाता है और ब्लड से फिर डिफरेंट ऑर्गन्स में जाता है और डिफरेंट ऑर्गन्स उसको यूटिलाइज करते हैं, और इस यूटिलाइजेशन ऑफ फूड को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड। और यही सेल्स में जाके ये जो ग्लूकोज होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड, और जो फूड अनडाइजेस्टेड रह जाता है या अनएब्जॉर्ब रह जाता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। तो नेक्स्ट ऑर्गन आ जाता है यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है? लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। ये वाइडर होती है, लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन इज़ वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्ट होती है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, ये 1.5 मीटर लेंथ में होती है। इट्स फंक्शन इज़ टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका फंक्शन होता है जो फूड जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, ये उसमें से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब कर लेती है। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फीसिस। और जो बाकी का वेस्ट रह जाता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, उसमें से ये सॉल्ट और वाटर एब्जॉर्ब कर लेती है और रिमेनिंग जो वेस्ट होता है वो रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है, जहाँ पे वो एज ए सेमी सॉलिड फीसिस की फॉर्म में स्टोर रहता है। द फीसल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। और ये फीसल मैटर जो है फिर एनस से जो है वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ईजेशन। तो यहाँ पे जो है ये पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो टॉपिक है यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। आई थिंक इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए ग्रेट डे।